मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जिस प्रकार एक व्यक्ति अथवा फर्म अपनी व्यावसायिक स्थिति की जानकारी के लिए लेखा रखते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी के लिए राष्ट्रीय लेखों, नेशनल अकाउंट्स को तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आय की माप अथवा गणना के प्रयत्न कई शताब्दी पुराने हैं, परंतु राष्ट्रीय आय लेखांकन का विकास आधुनिक समय में ही हुआ है। राष्ट्रीय आय गणना को राष्ट्रीय लेखांकन के रूप में साइमन कुजनेट्स, लियोनटीफ, मोरिस कुपलैंड, रिचर्ड स्टोन, जे.आर. हिक्स आदि अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय आय लेखांकन को विकसित राष्ट्रों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) के सांख्यिकी विभाग ने अनेक देशों के राष्ट्रीय आय लेखांकन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। विद्यार्थियों, अब विश्व के लगभग सभी देशों की सरकारों ने इस प्रकार के संगठन स्थापित किए हैं जो राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े एकत्र करने, उन आंकड़ों का विश्लेषण करने तथा राष्ट्रीय आय लेखांकन तैयार करने में कार्य करते हैं। तो सामाजिक लेखांकन, या जिसको हम राष्ट्रीय आय लेखांकन भी कहते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं और उनके पारस्परिक संबंधों की सांख्यिकी व्याख्या तथा विश्लेषण का ढांचा प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों, सामाजिक लेखांकन या नेशनल इनकम अकाउंटिंग या राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी अर्थव्यवस्था की संरचना तथा विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रवाहों के सापेक्षिक महत्व को समझने में सहायक होता है। यह राष्ट्र की आर्थिक नाड़ी का ध्यान रखता है। जिस तरह विद्यार्थियों चिकित्सा विज्ञान में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में राष्ट्रीय लेखांकन का हम प्रयोग करते हैं और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का विश्लेषण हम राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से करते हैं। तो हम राष्ट्रीय आय लेखांकन की कुछ विशेषताओं को हाईलाइट कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय आय लेखांकन दोहरी प्रविष्टि विधि पर आधारित होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें प्रत्येक क्षेत्र का जो लेखा होता है, चाहे वो उत्पादन क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, उसमें एक तरफ तो विद्यार्थियों प्राप्तियां दिखाई जाती हैं और दूसरी तरफ भुगतानों को दिखाया जाता है। और किसी क्षेत्र विशेष के लेखे में प्राप्तियों का जोड़ भुगतानों के जोड़ के बराबर होता है। दूसरी बात ये कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों को मैट्रिक्स रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसको हम आगे चलकर देखेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी भी अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्र दिखाता है, क्योंकि इनके द्वारा राष्ट्रीय उत्पत्ति के सृजन तथा वितरण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय लेखों से हमें पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कितनी कार्यकुशलता से काम कर रही है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय लेखांकन में वार्षिक प्रवाह संबंधी लेन देन होते हैं, फ्लो ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ये जो सौदे हैं, लेन देन हैं, सदैव मौद्रिक रूप में ही प्रस्तुत किए जाते हैं।
अब राष्ट्रीय आय लेखांकन के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम की हम बात करें तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख प्रकार हैं उत्पादन, उपभोग, पूंजी संचय, सरकार के द्वारा किए गए लेन देन तथा शेष विश्व के साथ किए गए लेन देन। तो इन्हीं पर आधारित जो लेखे हैं वह राष्ट्रीय आय लेखांकन के घटक होते हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के प्रमुख घटक हैं उत्पादन लेखा, प्रोडक्शन अकाउंट, उपभोग लेखा, कंजम्पशन अकाउंट, सरकारी लेखा, गवर्नमेंट अकाउंट, पूंजी लेखा, कैपिटल अकाउंट, विदेशी लेखा, फॉरेन अकाउंट। विद्यार्थियों ये लेखे कार्यात्मक लेखे फंक्शनल अकाउंट भी कहलाते हैं क्योंकि ये लेन देन के कार्यों और उनके वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम उत्पादन लेखे को लेते हैं। उत्पादन लेखा को मैंने तालिका नंबर 1 में दिखाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ भुगतान दिखाए गए हैं और दाहिनी तरफ प्राप्तियां यानी रिसीप्ट्स दिखाई गई हैं। इस तालिका में जो विभिन्न प्रविष्टियां हैं उनको नंबर हम अलॉट किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें जैसे पहली एंट्री आप देख रहे हैं वह है वैयक्तिक क्षेत्र को मजदूरी, वेतन, ब्याज इत्यादि का भुगतान जो कि 279 रुपये में है और इसी के साथ ब्रैकेट में नंबर दिखाया हुआ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेकंड का 5 यानी इसका मतलब है कि ये जो एंट्री तालिका फर्स्ट में ये फर्स्ट जो अंक है उस पर एंट्री हो रही है, ये एंट्री तालिका नंबर 2 की 5वीं एंट्री भी होगी। ये हम आगे चल के अभी देखेंगे। तो उत्पादन लेखा में सबसे पहला जो व्यावसायिक क्षेत्र है उसके द्वारा जो भुगतान किया जाता है वो वैयक्तिक क्षेत्र को किया जाता है मजदूरी वेतन के रूप में। व्यवसायियों के द्वारा या फर्मों के द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है जो कि करों और सामाजिक सुरक्षा भुगतान के रूप में है। इसके अलावा व्यवसाय बचत है जो कि उत्पादकों के द्वारा रखी गई रिटेन्ड इनकम और कंपनी बचत के रूप में होती है। और चौथी एंट्री है वस्तुओं और सेवाओं का आयात जो कि विदेशों से किया जाता है। जैसे इसके आगे लिखा हुआ है 5 का 2 यानी ये टेबल नंबर 5 में दूसरे नंबर की प्रविष्टि होगी। इसी प्रकार हर एंट्री के आगे नंबर लिखा हुआ है, वो संबंधित तालिका और उसकी मद को व्यक्त कर रही है। तो इन सब भुगतानों के फलस्वरूप जो उत्पादक क्षेत्र है वह इन सब भुगतानों को करता है और टोटल है 309 जो कि हमारा सकल राष्ट्रीय आय है, ग्रॉस नेशनल इनकम है। क्योंकि जो राष्ट्रीय आय है, सकल राष्ट्रीय आय, वह विभिन्न साधनों की साधन आय के प्रतिफल के बराबर होती है। दूसरी तरफ प्राप्तियां दिखाई हुई हैं दाहिनी तरफ। इसमें जो व्यवसाय क्षेत्र है उसको जो प्राप्तियां होती हैं उसमें घरेलू या वैयक्तिक क्षेत्र से उसे प्राप्तियां होती हैं जो कि वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से व्यवसाय क्षेत्र को प्राप्त होती हैं। 5वें नंबर पर उपभोग व्यय दिखाया गया है। 6ठे नंबर पर सरकारी क्रय दिखाया गया है, सरकार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है। इसके बाद सकल घरेलू निजी निवेश है। इसके अंतर्गत जो स्थायी पूंजी निर्माण है और स्टॉक में परिवर्तन शामिल है। और 8वीं एंट्री है वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और इन जो क्रमशः दिए हुए हैं 219, 30, 36 और 24, इन सब का जो योग है सकल राष्ट्रीय व्यय है। यानी व्यय के आधार पर वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है और ये भी 309 है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ की एंट्री 309 के बराबर है। तो ये उत्पादन क्षेत्र का लेखा है। दाईं तरफ का जो जोड़ है वह व्यय के माध्यम से सकल राष्ट्रीय उत्पाद को दिखा रहा है और बाईं तरफ का जोड़ है वह
सकल राष्ट्रीय आय को दिखा रहा है। तो इस प्रकार ये उत्पादन क्षेत्र का लेखा है। इसी प्रकार दूसरा लेखा हमारा उपभोग लेखा है, जो कि उपभोग लेखा घरेलू तथा वैयक्तिक क्षेत्र के आय व्यय का लेखा है। और घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत हम सभी उपभोक्ता और लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं को हम शामिल करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो वैयक्तिक क्षेत्र है वह भुगतान के रूप में उपभोग व्यय के ऊपर कर रहा है, भुगतान उपभोग व्यय कर रहा है, सरकार को भुगतान कर रहा है। सरकार को जो भुगतान है वह करों और विशेष बीमा अदायगियों के रूप में हो सकता है। इसके अलावा बचत दिखाई गई है, वैयक्तिक बचत दिखाई गई है, जो कि घरेलू क्षेत्र में निवेश के काम आती है। और विदेशियों को चौथे नंबर पर अंतरण भुगतान दिखाए गए हैं, जो 6 रुपये के बराबर हैं। और इसमें विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश और जो आवासी हैं उनके द्वारा शिक्षा या विदेश यात्रा पर किया गया व्यय शामिल है। तो बाईं तरफ का जो टोटल जोड़ है वह 285 है और यह वैयक्तिक परिव्यय एवं बचत को व्यक्त कर रहा है। दाईं तरफ उपभोग क्षेत्र की जो उपभोग लेखा है उसकी प्राप्तियां दिखाई गई हैं, यानी वैयक्तिक क्षेत्र को कहाँ से प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। तो कारोबारी कार्यों से, मजदूरी, वेतन इत्यादि से प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, जो कि हम उत्पादन लेखा की एंट्री के रूप में देख चुके हैं। और सरकार से भी प्राप्तियां होती हैं और सरकार या तो ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में देती है, ऋण एवं ब्याज भुगतान करती है, यानी ये जो सरकार से मिलने वाली आय है वह अंतरण भुगतान के रूप में होती है। तो दाईं तरफ की एंट्री जो हैं 5 और 6 ये मिलकर वैयक्तिक आय को व्यक्त कर रही हैं। इसके बाद हमारा तीसरा लेखा सरकारी लेखा है। सरकारी लेखा में जो सरकार भुगतान कर रही है वह व्यवसाय को भुगतान कर रही है, जो कि हम पहले टेबल में 6 नंबर की जो एंट्री है वही एंट्री यहाँ पर दिखाई हुई है। व्यवसाय से जो सरकार है वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर रही है, व्यक्तियों को भुगतान कर रही है ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में, और विदेशियों को भुगतान कर रही है चौथी एंट्री। और तीसरी जो सरकारी आधिक्य है, सरकारी आधिक्य का मतलब है कि वह निवेश जो सरकार अपने आधिक्य या बचत से करती है। विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो सरकार के स्वामित्व वाले जो उद्यम हैं उन्हें हम सरकारी क्षेत्र में नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें हम उत्पादन क्षेत्र में शामिल करते हैं, व्यवसाय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं वह भी निजी उद्यमों की भांति विक्रय के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनको हम व्यवसाय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सरकार का भुगतान है बाईं तरफ, और दाईं तरफ सरकार को जो प्राप्तियां हो रही हैं वो व्यवसाय से और व्यक्तियों से करों के रूप में या सामाजिक सुरक्षा अंशदान के रूप में प्राप्त हो रही हैं। दोनों तरफ की एंट्रीज को आप देख सकते हैं, दोनों तरफ का जोड़ 57 है, और जो सरकारी प्राप्तियों और सरकारी परिव्यय एवं आधिक्य को व्यक्त कर रहा है। तो ये सरकारी क्षेत्र का लेखा है। फिर अगली तालिका जो तालिका नंबर 4 है उसमें हमने पूंजी क्षेत्र का लेखा लिया है। पूंजी लेखा से हमें यह पता चलता है कि बचत घरेलू और यानी बचत जो है वह घरेलू और विदेशी निवेश के बराबर होती है। जो बचत है उस बचत का देश के भीतर स्थायी पूंजी और माल सूचियों में परिवर्तन या अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियों में निवेश के रूप में वह काम ली जाती है। तो पूंजी लेखा में हम देख रहे हैं कि जो भुगतान है वह सकल घरेलू निवेश है और शुद्ध विदेशी निवेश है। शुद्ध विदेशी निवेश का मतलब होता है चालू लेखा पर होने वाला आधिक्य या सरप्लस, और जो सकल घरेलू निवेश है उसका मतलब है स्थायी पूंजी परिसंपत्तियों का निर्माण और
जो व्यवसायी हैं उनके स्टॉक में होने वाला शुद्ध परिवर्तन। पूंजी लेखा को जो प्राप्तियां हैं वह व्यावसायिक बचत से प्राप्त होती है, जो कि तालिका नंबर 1 की तीसरी एंट्री है। वैयक्तिक बचत से प्राप्त होती है, जो तालिका नंबर 2 की तीसरी एंट्री है। और सरकारी आधिक्य के रूप में प्राप्तियां होती हैं, जो तालिका नंबर 3 की तीसरी एंट्री है। दोनों तरफ हम देख रहे हैं पूंजी लेखा में भुगतान 39 रुपये के बराबर है और प्राप्तियां भी 39 रुपये के बराबर हैं, यानी हर एक जो लेखा है वह संतुलित है। इसके बाद जो तालिका नंबर 5 है, हमने विदेशी लेखा इसमें दिखाया गया है। विदेशी लेखा किसी भी देश के शेष विश्व के साथ, पूरे संसार के साथ किए गए लेन देनों को दिखाता है। इस लेख के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा जो अंतरण भुगतान हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, उनको हम शामिल करते हैं। यानी ये लेखा एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान शेष का चालू खाता होता है। इस तालिका नंबर 5 में हमने दिखाया है, इसको विदेशी लेन देन को हमने इसमें दिखाया है। अब इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि हमने जो विदेशी लेखा है उसमें निर्यातों को बाईं तरफ दिखाया हुआ है, भुगतानों के अंतर्गत दिखाया गया है, और आयातों को दाहिनी ओर प्राप्तियों के अंतर्गत दिखाया गया है। इसका जो कारण है वह ये है कि किसी देश के जो नागरिक हैं वो निर्यातों के बदले में जो राशि प्राप्त करते हैं उसको वे आयातों तथा अंतरण भुगतानों के बदले बाहर के देशों को दे देते हैं। यहाँ जो भुगतानों और एवं प्राप्तियों का जो संबंध है वो शेष विश्व के साथ होता है, ना कि स्वयं के देश के साथ। तो विदेशी लेखा में हम देख रहे हैं कि जो वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात है वह 24 रुपये के बराबर है, और प्राप्तियों की तरफ हम देख रहे हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात है, व्यक्तियों के द्वारा विदेशियों को अंतरण भुगतान है, सरकार द्वारा विदेशियों को अंतरण भुगतान है, शुद्ध विदेशी निवेश है। तो इनका जो योग है वह दोनों तरफ बराबर हैं। विदेशियों से शुद्ध प्राप्तियां 24 रुपये हैं और विदेशियों को शुद्ध भुगतान भी 24 रुपये है। विद्यार्थियों, ये राष्ट्रीय आय लेखांकन के 5 लेखे हैं, और इसमें हम देखा कि उत्पादन, उपभोग, सरकारी लेन देन, पूंजी संचय और शेष विश्व के साथ लेन देन का संबंध, अर्थव्यवस्था के प्रवाहों का जो संबंध है वह इसमें दिखाया गया है। और इनको हम फंक्शनल अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि ये लेन देन कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये पंचलेखा प्रणाली है जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अब हम इन 5 लेखों को एक मैट्रिक्स फॉर्म में व्यक्त करेंगे, और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार एक लेखा दूसरे लेखे से संबंध रखता है और किस प्रकार एक जो लेखे की एंट्री वो दूसरे क्षेत्र से संबंधित है। और वह हम इस वीडियो के जो अगला पार्ट है उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।